आज शुरू करते हैं हम लोग आरएफपी के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड है सुधा मूर्ति की जो ये बुक है वाइज एंड अदरवाइज। इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम द हार्ट। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बहुत गरीब है। नाम है उसका हनुमान थापा। सेकेंडरी एग्ज़ाम यानी कि 12th क्लास में वो जो टॉप 10 रैंकर्स हैं उनमें इसका नाम है, लेकिन बहुत गरीब होने से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता। ऐसा सुधा मूर्ति को एक इंटरव्यू से पता चलता है और फिर वो उसकी हेल्प करती हैं और फिर उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित होती हैं जब वो पैसे रिटर्न करता है, और यही कारण बनता है इस स्टोरी को लिखने का। तो पढ़ते हैं स्टोरी लाइन बाय लाइन, तो पूरी बात समझ में आएगी क्या है इसमें। ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम द हार्ट। ईमानदारी जो है आपके अंतर मन से, आपके दिल से निकलती है, यानी कि आप बाहर से थोपी नहीं जा सकती, दिखावा नहीं की जाती इसकी। एक्चुअली ईमानदारी आपके अंदर से आती है, किसी एजुकेशन से, किसी बात को कहने, सुनने, समझने से नहीं आती। जब तक आपके अंतर मन में प्रेरणा ना हो, इंस्पिरेशन ना हो, ईमानदारी नहीं आती है। ये इसका टाइटल्स कहता है। शुरू करते हैं स्टोरी को। वन ब्राइट जून मॉर्निंग 3 years अगो, कह रहे कि आज से 3 साल पहले एक दिन, जून का महीना था, सुबह सुबह का टाइम था, अच्छी सुबह, अच्छी खासी ब्राइट सुबह थी। आई वॉज रीडिंग माई कन्नड़ न्यूज़पेपर एज़ यूजफुल। हमेशा की तरह मैं बैठ करके अपना कन्नड़ न्यूज़पेपर यानी कि कन्नड़ भाषा में छपने वाला न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी। It was the day of secondary school living certificate result had been published। और वो दिन था जब सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रिज़ल्ट यानी कि क्लास 12th की रिज़ल्ट को पब्लिश होना था, और वो पब्लिश हो गई थी न्यूज़पेपर में। पहले न्यूज़पेपर में ही रिज़ल्ट आता था, अब तो इंटरनेट पे आता है, नहीं तो पहले न्यूज़पेपर में ही रिज़ल्ट छपता था। While column of roll numbers filled the inside pages, the list of rank holders and their photographs took up almost the entire front page। जो जितने पास्ट कैंडिडेट थे यानी कि पास होने वाले लोग थे, उनका रोल नंबर तो अंदर के पेजों पे छपा हुआ था, लेकिन जो रैंक होल्डर्स थे, जो टॉप 10 की लिस्ट थी, उन बच्चों का फ़ोटोग्राफ उनके रोल नंबर और डिटेल्स के साथ फ्रंट पेज पे छपा हुआ था। आई हैव अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर रैंक होल्डर्स। कह रहे हैं कि मुझे रैंक होल्डर्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है। आई हैव अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर द रैंक होल्डर्स। रैंक होल्डर्स के लिए मेरे पास ग्रेट फैसिनेशन ही बहुत मुझे आकर्षित करता है। Rank is not merely an index for one's intelligence, it also indicates the hard work and perseverance that students have put into reach their goal। यानी कि क्यों मुझे इंटरेस्ट करता है, क्योंकि जो रैंक है वो केवल उस व्यक्ति की इंटेलिजेंस को, प्रतिभा को ही नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि वो स्टूडेंट, वो व्यक्ति कितना मेहनती रहा है और कितना परसिवियरेंस, दृढ़ रहा है, निरंतरता, कंटिन्यूटी उसके अंदर कितनी रही है, डिसिप्लिन में उसने कितने अधिक समय तक उसने मेहनत किया है, तब जाकर अपने इस गोल तक वो पहुंचा है। माई बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड बताते हैं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, मैं किस तरह के फैमिली से आती हूँ। तो ये बताते हैं, आई वॉज ब्रॉट अप इन अ प्रोफेसर्स फैमिली। मैं एक प्रोफेसर की फैमिली में पली बढ़ी हूँ, यानी कि मेरे पिता प्रोफेसर थे। एंड माई ओन एक्सपीरियंस एज अ टीचर हैव लेड मी टू बिलीव दिस। करिए कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि वो इंटेलिजेंस नहीं बल्कि उसकी मेहनत को भी दिखाता है। वो इसलिए कि पहला तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मैं एक प्रोफेसर की बेटी रही हूँ, तो वो भी इस चीज़ को समझाते रहे मेरे फादर, और मैं वहाँ भी देखती रही हूँ। दूसरा, मैं ख़ुद जब एक टीचर के रूप में काम करती हूँ तो उस समय भी मुझे ये एक्सपीरियंस होता है कि वो इंटेलिजेंस के साथ साथ मेहनत की भी ज़रूरत पड़ती है टॉप में पहुँचने के लिए। ऑफ ऑल द फोटोग्राफ्स इन द मॉर्निंग्स न्यूज़पेपर, वन बॉय
वन बॉयज स्नैपशॉट caught माई अटेंशन। उन सारे फ़ोटोग्राफ्स में जितने भी रैंक होल्डर्स के फ़ोटोग्राफ छपे थे, उसमें से एक बच्चे की स्नैपशॉट यानी फ़ोटोग्राफ ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। आई कुड नॉट टेक माई आइज़ ऑफ हिम। मैं अपनी नज़रें उसके फ़ोटोग्राफ से नहीं हटा पा रही थी। ही वॉज़ फ्रेल एंड पेल। वह बिल्कुल पतला दुबला और बहुत कमज़ोर सा दिख रहा था। उसका चेहरा पीला पीला सा दिख रहा था, यानी कि बहुत कमज़ोर लड़का दिख रहा था। स्वास्थ्य उसका बहुत कमज़ोर था। बट देयर वॉज एन एंडेरिंग स्पार्क इन हिज आइज़। लेकिन उसकी आँखों में एक ऐसी चमक थी जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी। या कहो कि उसकी आँखों की चमक को देख करके मेरे अंदर से प्यार आ रहा था उसके प्रति। आई वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट हिम। मैं उस बच्चे के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी। आई रेड दैट हिज नेम वाज हनुमान थापा एंड दैट ही हैड सिक्योर्ड द 8th रैंक। मैंने ये पढ़ा कि उसका नाम तो हनुमान थापा था और उसने टॉप 10 में 8वीं पोजीशन इन 8th रैंक पर उसने हासिल किया था। दैट वाज ऑल द इंफॉर्मेशन आई कुड गैदर। उस दिन के न्यूज़पेपर से मैं इतना ही पता कर सकती थी, यानी कि उस दिन के न्यूज़पेपर में इतनी ही बात छपी थी। द नेक्स्ट डे टू माई सरप्राइज हिज फोटोग्राफ वाज पब्लिश्ड अगेन, दिस टाइम वाज विथ एन इंटरव्यू। और मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, यानी कि मैं ऐसे उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ऐसा हुआ। ये आश्चर्य था कि अगले दिन फिर उस लड़के का फ़ोटोग्राफ छपा, लेकिन इस बार उसके फ़ोटोग्राफ के साथ उसका इंटरव्यू भी छपा था। विथ ग्रोइंग इंटरेस्ट आई लर्न दैट हनुमान थापा वाज अ कूलीज सन, द ओल्डेस्ट ऑफ 5 चिल्ड्रन। और मुझे बड़ा ये इंटरेस्ट के साथ मैंने उसको पढ़ा, यानी उसके डिटेल्स को, उसके इंटरव्यू को पढ़ते हुए मुझे बड़ा मज़ा आया। और उसको पढ़ करके मुझे ये पता चला कि हनुमान थापा एक कूली का बेटा है। कूली कहते हैं जो रेलवे स्टेशन पे सामान ढोने का काम करते हैं जो लोग, उनको कूली कहते हैं। तो वह ऐसे ही एक कूली का बेटा था और वो कुल 5 बच्चे थे उसके पिता के, और वो उसमें से सबसे बड़ा था। दे बिलोंग टू अ ट्राइबल ग्रुप। वह एक ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते थे, यानी कि जिसको हम लोग ST कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। इस तरह की जाति से वो आता था। He was unable to study further, he said in the interview, because he lived in a village and his father, the sole breadwinner, earned only rupees 40 a day. उसने इंटरव्यू में ये बताया था कि वो आगे और नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि उसके पिता गांव में रहते हैं, नहीं वो सब गांव में रहते हैं, और उसके पिता अकेले व्यक्ति हैं जो पूरी परिवार के लिए कमाते हैं, पूरे परिवार का खर्चा चलाने के लिए कमाते हैं, और वो उनकी कमाई रोज़ की केवल 40 रुपये होती है। ये तब की है जब चीज़ें सस्ती थी। आई फेल्ट सॉरी फॉर दिस ब्राइट बॉय। मुझे ये बात जानकर उस लड़की के लिए बड़ा दुख महसूस हुआ। कितना ब्राइट लड़का है, इतना तेज़ लड़का है, लेकिन पैसे की कमी के कारण नहीं पढ़ पाएगा। ये बात से सुधा मूर्ति दुखी होती है। मोस्ट ऑफ अस सेंड आवर children to tuitions and to coaching classes. We buy them reference books and guides and provide the best possible facilities for them without considering the cost. ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को, यानी कि जो ठीक ठाक लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोग जो पैसा है जिनके पास, वो अपने बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं, कोचिंग भेजते हैं, रेफरेंस बुक्स और गाइड्स खरीदते हैं। जो भी संभव सुविधाएं हैं और सबसे अच्छी जो सुविधाएं हैं संभावित, वो सारी सुविधाएं उनको देते हैं, बिना ये सोचे हुए कि इन सब में कितना पैसा खर्च हो रहा है। फिर भी वो बच्चे इतना अच्छा नहीं कर पाते, रैंक होल्डर नहीं बन पाते, टॉप 10 में नहीं आते। और एक ये बच्चा जो अपनी गरीबी से जूझ रहा है और 8th रैंक हासिल करता है, लेकिन उसकी गरीबी मजबूरी बनती है कि वो ये कह रहा है कि आगे हम नहीं पढ़ पाएंगे पैसे की कमी के कारण। तो ये बात उनको थोड़ी दुखी करती है। बट इट वॉज डिफरेंट
फॉर हनुमान थापा ऑफ रामपुरा। करें कि जो रामपुर गांव का हनुमान थापा था उसके साथ ये बात अलग थी थोड़ी। ही हैड एक्सेल्ड इट वॉज डिफरेंट फॉर हनुमान थापा। करें कि ही हैड एक्सेल्ड in spite of being denied of some of these basic necessities of life। कह रही कि हनुमान थापा के साथ थोड़ी बात अलग थी। वो जीवन की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, वो ना होने के बाद भी उसने बहुत एक्सेल किया था, नहीं काफ़ी अच्छा उसने रिजल्ट दिया था। While I was thinking about him with the newspaper still in my hand, I gazed at the mango tree in my neighbor's compound। जब मैं अपने हाथ में न्यूज़पेपर लिए हुए ही इन सब बातों को सोच रही थी, उसी समय मैंने पड़ोसी के घर में जो आम का पेड़ था उसको देखा। इट लुक्ड इट बेस्ड विथ फ्रेश बार्क, टेंडर ग्रीन लिप्स ग्लिसनिंग विथ ड्यू ड्रॉप्स एंड मैंगोज दैट वेर अबाउट टू राइपन इन अ फ्यू डेज। उस आम के पेड़ में दिखा कि वो बिल्कुल फ्रेश बार्क थी, उसके यानी कि छाल उसकी बिल्कुल ताज़ी ताज़ी अच्छी लग रही थी। हरी हरी मुलायम नई पत्तियां थी उसके अंदर जो चमक रही थी। उस पर ड्यू ड्रॉप्स यानी कि ओस की बूंदें थीं और जो उसमें आम लटक रहे थे। एंड मैंगोज दैट वेयर अबाउट टू राइपन इन अ फ्यू डेज, और उसमें जो आम लटक रहे थे वो आम कुछ ही दिनों में पक जाने वाले थे। बियॉन्ड द ट्री was a small potted plant that I noticed। और उसी पेड़ के बगल में एक छोटा सा गमले में लगा हुआ पौधा था जिसको मैंने देखा। had remained almost the same ever since it had been potted। करी को मैंने गमले में लगा हुआ पौधा देखा कि वो जब से मैं उसको देख रही थी तब से वो वैसा ही था, नहीं जब से मैं उसको देख रही थी बहुत दिनों से, और वो उतना ही का उतना ही था। इट वॉज काम मॉर्निंग, वो शांत सुबह थी। द एयर वॉज कूल एंड फ्रेश, हवा बिल्कुल फ्रेश थी, ताज़ी थी और ठंडी थी। माई थाट्स वर रनिंग फ्री, मेरे विचार बड़े आज़ादी से दौड़ रहे थे, यानी कि मेरे दिमाग में बड़े क्लियरली ढेर सारे विचार आ रहे थे। द कंटिन्यूस विसल ऑफ आवर प्रेशर कुकर ब्रोक द साइलेंस, रिमाइंडिंग मी दैट हाफ एन आवर हैड पास्ड। और प्रेशर कुकर पे खाना बन रहा था, कुकर में खाना बन रहा था, तो प्रेशर कुकर की सीटी ने मेरे इस ध्यान को तोड़ा और फिर मुझे एहसास हुआ किस तरह से बैठे सोचते मुझे आधे घंटे बीत गए हैं। वो जो दो एक पेड़ और एक पौधे की जो बात हो रही है वो सिंबलाइजेशन है कि एक को पेड़ को सारी सुविधाएं अच्छी मिली हैं तो वो बड़ा हो गया है, सब कुछ उसका स्प्लेंडेड है, चमकने वाला है, यानी सब कुछ हेल्दी है उसका। और एक पौधा जो गमले में लगा है उसको सुविधाएं ना मिलने की वजह से वो जैसे का वैसे पड़ा हुआ है। हनुमान थापा's postal address was provided in the interview। इंटरव्यू में हनुमान थापा का घर का पता छपा हुआ था, जो चिट्ठी जिस पे भेजा जा सकता है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई टुक द पोस्ट कार्ड एंड रोट टू हिम। बिना समय गंवाए मैंने एक पोस्ट कार्ड लिया और उस पर चिट्ठी लिखी। आई रोट ओनली 2 lines सेइंग दैट आई वॉज इंटरेस्टेड इन मीटिंग हिम एंड आस्किंग वेदर ही कुड कम टू बंगलोर। मैंने सिर्फ उस पर 2 लाइन लिखी, वो ये थी कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे मिलने में रुचि है, और ये कि मिलने के लिए दूसरी लाइन थी कि मिलने के लिए अगर तुम बंगलोर आ सको। जस्ट देन माई फादर एवर अ प्रैक्टिकल मैन रिटर्न फ्रॉम हिज मॉर्निंग वॉक। उसी समय मेरे पिता, जो हमेशा एक बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी हैं, जो बिल्कुल व्यवहारिक सोच के व्यक्ति हैं, वो मॉर्निंग वॉक से वापस आते हैं और वो ही रीड द पोस्ट कार्ड एंड सेड, और आते हैं तो वो मेरे पोस्ट कार्ड पे जो मैंने लिखा था उसको पढ़ते हैं और पढ़ करके बोलते हैं, वेयर विल ही हैव द मनी टू कम सो फार। और कहते हैं कि जो तुमने लिखा है कि वो चले आए तुम्हारे पास मिलने के लिए,
अब बताओ कि उस व्यक्ति को, उस लड़के को पैसा कहाँ से मिलेगा कि वो तुमसे मिलने के लिए आएगा। इफ़ यू वांट हिम टू कम हियर सेंड सम मनी फॉर हिज बस फेयर प्लस अ लिटिल एक्स्ट्रा टू बाय हिमसेल्फ अ डिसेंट सेट ऑफ क्लोथ्स। कहते हैं कि उसके फादर, नहीं, सुधा मूर्ति के फादर कहते हैं कि अगर तुम चाहती ही हो उससे मिलना तो उसको ये भी बताओ कि तुम उसको पैसे भेजो, तुम कुछ पैसे भेजो आने जाने के किराए के लिए, और थोड़ा ज़्यादा पैसे भेजो उस, ताकि वो यहाँ आने के लिए एक डिसेंट, एक अच्छा सा, थोड़ा सा ठीक ठाक लगने वाला कपड़ा खरीद सके। सो आई एडेड आ थर्ड लाइन, इसलिए मैंने करी कि उस पर तीसरी लाइन जोड़ी। सो आई एडेड अ थर्ड लाइन टू से दैट आई वुड पे फॉर हिज ट्रेवल एंड सम क्लोथ्स। फिर करके मैंने तीसरी लाइन उसमें जोड़ी चिट्ठी में कि मैं तुम्हारे आने जाने का खर्चा भी दूंगी और एक कपड़े खरीदने के लिए पैसा भी। विद इन 4 days आई रिसीव्ड अ सिमिलर पोस्ट कार्ड इन रिप्लाई। 4 दिन के अंदर ही उसी तरह का एक पोस्ट कार्ड आया मेरे पास उस पोस्ट कार्ड के जवाब में। 2 sentences इन द फर्स्ट ही थैंक मी फॉर द लेटर। उसने भी केवल 2 सेंटेंस लिखा था। पहले सेंटेंस में उसने मुझे थैंक यू बोला था, धन्यवाद दिया था इस चिट्ठी को भेजने के लिए। इन द सेकेंड ही एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस टू कम टू बंगलोर एंड मीट मी। और दूसरे सेंटेंस में उसने अपनी सहमति जताई थी कि वह बंगलौर में आकर उनसे मिल सकता है। अभी कहने कि इमीडिएटली आई सेंट हिम सम मनी एंड डिटेल ऑफ माई ऑफिस एड्रेस। कहने कि तुरंत मैंने कुछ पैसा और अपने ऑफिस का डिटेल उसके पास भेजा जहाँ पे उसको आके मिलना था। When he finally arrived in our office, he looked like a frightened calf that had lost its way. जब वो मेरे ऑफिस में आया तो ऐसा लग रहा था कि एक डरा सा एक गाय का बछड़ा है जो अपना रास्ता भूल गया है। यानी कि एक गाय का बछड़ा जैसे भूल जाता है अपना रास्ता, कहीं दूर निकल जाता है और वो डर महसूस करता है, वैसे ही वो डरा हुआ सा लग रहा था। इट मस्ट हैव बीन हिज फर्स्ट ट्रिप टू बंगलोर। निश्चित रूप से पहली बार वो बंगलोर आया था। ही वॉज हम्बल, वह विनम्र था। ही वोर अ क्लीन शर्ट एंड ट्राउज़र, वह एक साफ़ सुथरा शर्ट और ट्राउज़र पहने हुए था। एंड हिज हेयर वॉज नीटली पार्टेड एंड कम्ड, और उसके बाल बिल्कुल साफ़ सुथरे थे और कंघी किए हुए थे। द स्पार्कल इन हिज आइज वाज स्टिल देयर, और उसकी आंखों में जो चमक थी जिसको मैंने न्यूज़पेपर के फोटोग्राफ में देखी थी, वो चमक अभी भी उसकी आंखों में मैं देख सकती थी। आई गॉट स्ट्रेट टू द पॉइंट, मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आई। वी आर हैप्पी अबाउट योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। सीधे सीधे मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात करने लगी और कही कि जो तुमने एकेडमिक परफॉर्मेंस दिया, यानी कि जो तुम टॉप 10 में आए हो, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। डू यू वांट टू स्टडी फर्दर, क्या तुम आगे पढ़ना चाहते हो? वी वुड लाइक टू स्पॉन्सर यू, हम लोग तुम्हें स्पॉन्सर करेंगे, यानी कि हम लोग तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा देंगे। दिस मीन्स वी विल पे योर फी फॉर एनी कोर्स ऑफ स्टडी यू विश टू टेक अप व्हाट एवर इट मे बी। कहने कि इसका मतलब ये है कि तुम जो भी कोर्स पढ़ना चाहोगे वो उसका खर्चा चाहे जितना भी आएगा वो सब खर्चा हम लोग देंगे। ही डिड नॉट आंसर, उसने आंसर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। माई सीनियर कॉलीग हु वॉज इन द ऑफिस विथ मी इंटरप्रेट विद अ स्माइल। मेरे सीनियर कलीग थे, यानी कि मेरे साथ काम करने वाले ऑफिस में जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने बीच में मुस्कुराते हुए मुझे रोका और कहा, डोंट गो टू द स्पीड ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। बिट्स एंड बाइट्स का मतलब है कंप्यूटर की तरह, अरे कंप्यूटर की तरह इतनी तेज़ गति से मत बात करो। लेट द बॉय अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सजेस्टिंग। उस लड़के को सोचने भी दो थोड़ा कि तुम उसको क्या सुझाव दे रही हो, थोड़ा उसको विचार करने दो उस पर। ही कैन गिव अस हिज आंसर एट द एंड ऑफ द डे। वह आज शाम तक, आज दिन ख़त्म होते यानी यहाँ से जाने के पहले तक वो तुम्हें अपना जवाब दे देगा। When Hanuman Thapa was ready to return home, he said in a low and steady tone, Madam, I want to pursue my studies at the teacher training college in Bellary.
शाम को जब वो जाने के लिए हुआ तो उसने अपने जवाब दिया और बोला कि मैडम, बेल्लारी में जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, यानी कि एक तरह से हम आज के हिसाब से बोलें तो बीएड कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग मतलब टीचर बनने की ट्रेनिंग देने वाला जो बेल्लारी में कॉलेज है, मैं उसमें अपनी पढ़ाई करना पसंद करूँगा। दैट इज़ द वन नियरेस्ट टू माई विलेज। और उसको चुनने का कारण बताया कि वही एक है जो मेरे गांव के सबसे नज़दीक है, जहां मैं रहता हूं वहां से वो सबसे नज़दीक है, उसी में मैं पढ़ना चाहूँगा। आई एग्रीड, ये करेंगे आई एग्रीड इंस्टेंटली, बट आई स्पोक टू हिम a little more to find out whether there was any other course he preferred। मैंने उसकी बात से तुरंत सहमति जताई, यानी कि मैं उसकी बात से सहमत हो गई, लेकिन मैंने उससे ये भी कहा कि पता करो उसमें कुछ और भी दूसरा कोर्स है जिसको तुम इस टीचर ट्रेनिंग से ज़्यादा पसंद कर सकते हो पढ़ना। आई was trying to make it clear to him that he would pay the fee, we would pay the fee for any course he might choose। करें कि हम उसे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे ऐसा बोल करके कि वो जो भी कोर्स चुनेगा हम उसके लिए उसको पैसा देना मतलब हमारे लिए उपलब्ध, उसके लिए पैसा उपलब्ध होगा, यानी कि जो भी वो कोर्स चुनेगा हम उस पैसे के लिए, उस कोर्स के लिए उसको पे करेंगे, इसमें कोई बात नहीं आएगी। ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम टीचर ट्रेनिंग के अलावा कुछ भी महंगा से महंगा कोर्स तो अगर तुम करना चाहते हो तो सबके लिए पैसे तुमको दिए जाएंगे। द बॉय हाउएवर seemed टू नो एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड। लेकिन जिस तरह से वो लड़के ने बात किया ऐसा लगता था कि उसको पता था कि उसे क्या करना है। हाउ मच मनी शुड आई सेंड यू पर मंथ, डज द कॉलेज हैव अ हॉस्टल फैसिलिटी, आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा कि देखो अगर यही करना चाहते हो तो फिर बताओ मुझे पर महीने तुम्हें कितना पैसा देना होगा और क्या उस कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी भी है, मैंने पूछा उससे। ही सेड ही वुड गेट बैक टू मी आफ्टर कलेक्टिंग द करेक्ट डिटेल। उसने कहा कि सारी बातें डिटेल में पता करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। 2 days later he wrote to us in his beautiful handwriting that he would require approximately ₹300 per month। 2 दिन बाद लगभग उसने हमें लिखा और बताया कि लिख करके नहीं, चिट्ठी में बताया कि उसे हर महीने लगभग 300 रुपये चाहिए। He planned to take a room on rent and share it with a friend। उसने बताया था कि 300 रुपये में क्या होगा कि उसने ये बनाया है प्लान कि वहाँ बेल्लारी में एक कमरा लेगा किराए पे और उसे एक दोस्त के साथ शेयर करेगा, यानी 2 लोग मिल के रहेंगे उसमें। द 2 boys would cook for themselves in order to keep their expenses down। और दोनों बच्चे जो रहेंगे उसमें वो मिल करके अपना खाना खुद बनाएंगे ताकि उनके खर्चे कम हो सकें। I sent him ₹1800 to cover his expenses for 6 months। मैंने एक ही बार उसको 1800 रुपये भेज दिया ताकि 6 महीने का खर्चा उसका एक साथ उसके पास चला जाए। He acknowledged my draft without delay and expressed his gratitude। उसने मेरे इस ड्राफ्ट का, यानी कि जो मैंने पैसा भेजा था, उसको तुरंत एक्नॉलेज किया, यानी कि उसको पैसा मिल जाने की सूचना हमको दी और अपना ग्रेटिट्यूड यानी कि अपनी कृतज्ञता जताई, यानी अपना ये बताया कि वो आपका इस एहसान मंद है इस पैसे को पाने के लिए। टाइम पास्ड, वन डे आई सडनली रिमेंबर्ड दैट आई हैड टू पे हनुमान थापा फॉर नेक्स्ट 6 months, सो आई सेंट हिम अनदर ड्राफ्ट फॉर ₹1800। समय बीता, 6 महीना लगभग बीतने वाला था। अचानक एक दिन इनको याद आता है सुधा मूर्ति को कि हनुमान थापा को अगले 6 महीने के लिए भी 1800 रुपये भेजना है और वो 1800 रुपये का ड्राफ्ट उसको भेज देती हैं। दिस टू वॉज डली एक्नॉलेज्ड, बट जो ये पैसा भेजा गया इसके लिए भी एक्नॉलेजमेंट आया उसी तरह के और थैंक्स आया। बट आई वॉज सरप्राइज टू फाइंड सम करेंसी नोट्स इन द एनवेलप अलॉन्ग विथ हिज लेटर। लेकिन लिफाफे में
जो वो एक्नॉलेजमेंट लेटर था और जो थैंक्स लेटर था, उसके साथ मैंने पाया कि लिफाफे में कुछ नोट थे, पैसे थे, और लिखा था मैडम, ही हैड रिटर्न, लिखा था कि मैडम, इट इज़ काइंड ऑफ यू टू हैव सेंड मी मनी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। करें कि आपकी बहुत मेहरबानी है कि आपने अगले 6 महीने के लिए पैसा भी हमको भेज दिया, बट आई वॉज नॉट इन बेलारी फॉर द लास्ट 2 मंथ। करें कि लेकिन पिछले 2 महीने से मैं बेलारी में नहीं था। 1 month आवर कॉलेज वॉज क्लोज फॉर हॉलीडेज एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ देयर वॉज ए स्ट्राइक। बताता है कि 1 महीना तो कॉलेज में छुट्टी थी, इसलिए नहीं था, और अगले महीने क्या था कि वहाँ पे एक स्ट्राइक थी, हड़ताल थी कॉलेज में, इसलिए मैं कॉलेज में नहीं था। सो आई स्टेड एट होम फॉर दोज 2 months, इसलिए उन 2 महीने तक मैं घर पे रहा। माई एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग दीज मंथ्स वाज लेस दैन ₹300 पर मंथ, और इस 2 महीने के बीच में जो मेरा खर्चा था वो 300 रुपये पर महीने से कम था। देयर फॉर आई एम सेंडिंग यू द ₹300 दैट आई हैव नॉट यूज्ड फॉर द लास्ट 2 months। इसलिए 300 रुपये मैं वापस आपको भेज रहा हूँ, जो इस 2 महीने में मैं नहीं खर्च कर पाया, जो बचा हुआ है, यानी कि इन 2 महीनों में मैंने सिर्फ 300 रुपये ही खर्च किए हैं, इसलिए 300 रुपये बचे हुए हैं। काइंडली एक्सेप्ट दिस अमाउंट, और फिर नीचे लिखा था कि कृपया आप इस पैसे को स्वीकार कर लीजिए। आई वॉज टेकन अ बैक, सच पॉवर्टी एंड येट सच ऑनेस्टी। ये बात सुनकर के मैं बिल्कुल दंग रह गई, क्योंकि इस तरह की गरीबी और इतनी ईमानदारी, ये बात करेंगी मुझे नहीं समझ में आई कि इतनी गरीबी में भी इतनी ईमानदार हो सकता है आदमी। इस बात को सोच कर मैं दंग रह गई। हनुमान थापा न्यू आई एक्सपेक्टेड नॉट अकाउंट ऑफ द मनी सेंट हिम फॉर हिज मंथली एक्सपेंसेज, येट ही हैड मेड इट अ पॉइंट टू रिटर्न द बैलेंस मनी। करें कि हनुमान थापा को ये पता था कि जो पैसे मैं उसके मंथली खर्च के लिए भेजती हूँ, उस पैसे का कोई हिसाब मैं उसे नहीं मांगती, फिर भी उसने मुझे ये हिसाब दिया और पैसे वापस किए। अनबिलीवेबल बट ट्रू, विश्वास करने लायक ये बात नहीं था, लेकिन सच था, यही सच था कि उसने ऐसा किया था। एक्सपीरियंस हैज़ taught me that honesty is not the mark of any particular class nor experience has taught me that honesty is not the mark of any particular class nor is it related to education or wealth। कह रही कि मैंने अनुभवों से ये सीखा है कि जो ईमानदारी है वो किसी ख़ास वर्ग या किसी ख़ास तरह के पढ़ाई लिखाई से या किसी ख़ास अमाउंट तक अमीर होने से नहीं आती। यानी कि ईमानदारी का संबंध ना तो किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष से है, ना ही ये पढ़ाई लिखाई से आती है, और ना ही बहुत अधिक पैसे या कम पैसे होने से आती है। इट कैन नॉट बी टॉट एट एनी यूनिवर्सिटी, और ईमानदार होना ये किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं सिखाया जा सकता। इन मोस्ट पीपल इट स्प्रिंग्स नेचुरली फ्रॉम द हार्ट, अधिकांश लोगों में ये ईमानदारी उनके दिल से, अंदर से निकलती है। आई डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस सिंपल विलेज बॉयज़ ऑनेस्टी। मैं नहीं जानती थी कि इस गांव के सीधे साधे बच्चे की ईमानदारी पे मुझे कैसा रिएक्शन देना चाहिए। आई जस्ट प्रेड दैट गॉड वुड कंटिन्यू टू बेस्टो द बेस्ट ऑन हनुमान थापा एंड हिज फैमिली। मैंने बस इतना ही कर सकती थी, यानी कि मुझे बस इतना ही समझ में आया कि मैं एक प्रार्थना कर सकती हूँ ईश्वर से कि वो हनुमान थापा और उसकी परिवार पे जो सबसे अच्छी कृपा हो वो करते रहें, यानी कि ईश्वर हनुमान थापा और उसके परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। बस मैं इतना ही निवेदन। ये स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट स्टोरी एन ओल्ड मैन्स एजलेस विजडम हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।